जय हिंद दोस्तों मैं धीरज प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर 5। ठीक है, चैप्टर 5 है आपका रुजरेखीय पथ पर गति, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पथ। तो दोस्तों इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यदि आपने इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा यानी चैप्टर 4, चैप्टर 3, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाया है तो प्लीज नोट्स बना लीजिए, क्योंकि दोस्तों नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप नोट्स बना लेंगे दोस्तों, एक अच्छे स्टूडेंट की यही खासियत होती है कि उनका एक नोट्स जरूर होता है। ठीक है दोस्तों, तो नोट्स आप भी बनाना मत भूलिएगा। ठीक है, एक नोट्स जरूर बनाइएगा। कितने लोगों ने नोट्स बना लिया है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम पढ़ लेते हैं दोस्तों इस चैप्टर में रुजरेखीय पथ पर गति। ठीक है, तो पहले रुजरेखीय पथ पर गति है क्या, सबसे पहले हम इसी को जान लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों रुजरेखीय पथ पर गति, रुजरेखीय देखिए इसका अगर इसको इंग्लिश में देखा जाए तो इसका नाम क्या है, स्ट्रेट। ठीक है, क्या नाम है, स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा। ठीक है, तो इसका परिभाषा जो बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, परिभाषा मैंने एक सरल से भाषा में लिख रखा है, आप YouTube पे सर्च कर लीजिएगा, कोई भी टीचर ऐसा नहीं बताया होगा। ठीक है, इसकी मैं गारंटी लेता हूं, आप देख के आइए तब यहाँ पे देखिए। ठीक है, कोई भी टीचर इतने सरल भाषा में इसका परिभाषा नहीं बताएगा। जितने भी डिफिनेशन मैं लिखाऊंगा एकदम सरल भाषा में, आपकी भाषा में लिखाऊंगा। ठीक है, जिससे आप आसानी से इसको तैयार कर सको। तो देखो दोस्तों, पहले आप समझ लीजिए रुजरेखीय पथ पर गति, इसका डिफिनीशन, वह गति जिसमें किसी पिंड का गतिपथ एक सरल रेखा हो उसे रुजरेखीय गति कहते हैं। गतिपथ, पथ मतलब होता है रास्ता, आपको पता है, जिसका एक सीधा रास्ता हो। क्या बोल रहा है, वह गति जिसमें किसी पिंड का गतिपथ यानी उसका जो गति करने वाला रास्ता हो, एक सरल रेखा बोलो या तो सीधा रेखा बोलो, उसे हम क्या कहते हैं, रुजरेखीय गति कहते हैं, या उसे रुजरेखीय गति पर पथ कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, रुजरेखीय पथ पर गति कह सकते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक मान लीजिए ये क्या है, यहाँ एक बॉल है, बॉल क्या करते हैं, सीधे गति कर रहे हैं। ठीक है, सीधे जा रही है, यहाँ से यहाँ तक जो गति करेगी इसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, रुजरेखीय पथ पर गति कहेंगे। सीधी अगर कोई वस्तु गति करती है तो उसे हम क्या कहेंगे, रुजरेखीय पथ पर गति कहेंगे। ठीक है, उसे रुजरेखीय गति कहेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। अब आपको इसमें पढ़ना है दोस्तों अगला निर्देश फ्रेम, अगला पॉइंट है आपका निर्देश फ्रेम। अब निर्देश फ्रेम है क्या, देखिए अगला पॉइंट है आपका निर्देश फ्रेम। निर्देश फ्रेम को एक नाम से और जानते हैं, इसको बोलते हैं निर्देश यंत्र। ठीक है, आप निर्देश फ्रेम लिख सकते हैं या निर्देश यंत्र भी लिख सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट ये भी आ रहा था कि सर उसका आप अंग्रेजी भी बताया करिए, आगे इंग्लिश भी बताया करिए। तो चलिए मैं सामने इंग्लिश भी सबका लिख दिया करूंगा आपसे वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, इसका निर्देश फ्रेम का इंग्लिश हो जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो चलिए इसके डिफिनीशन को हम यहां पर समझ लेते हैं। डिफिनीशन इसका है दोस्तों, वह यंत्र जिसके सापेक्ष किसी पिंड की गति का वर्णन किया जाता है उसे निर्देश फ्रेम कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, वह यंत्र जिसके सापेक्ष किसी पिंड की गति का वर्णन किया जाता है उसे निर्देश फ्रेम कहते हैं। जैसे किसी पिंड का जो गति किया है, अगर हम उसका सापेक्ष वर्णन करेंगे तो उसी को हम निर्देश फ्रेम कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, निर्देश फ्रेम जो होता है यह दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है जड़त्वीय होता है। ठीक है, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम, आप लिखना चाहें तो यहां पर लिख दीजिए जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। और दूसरा जो होता है दोस्तों अजड़त्वीय। ठीक है, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम, आप ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट होता है। चलिए इसके भी डिफिनीशन को मैं यहां पर समझा के बताऊंगा। देखिए क्योंकि ये आपके चैप्टर में है नहीं, ठीक है, तो मैं इसमें लिखाऊंगा नहीं इसका डिफिनीशन, सिर्फ आपको मैं समझा दे रहा हूं यहां पर। ठीक है दोस्तों, तो निर्देश फ्रेम दो प्रकार का होता है, या कह लीजिए निर्देश यंत्र दो प्रकार का होता है। पहला होता है जड़त्वीय निर्देश फ्रेम, दूसरा अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। तो पहले आप समझ लीजिए जड़त्वीय निर्देश फ्रेम किसे कहते हैं। वह निर्देश फ्रेम जो न्यूटन के गति विषयक नियम का पालन करता है उसे जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहते हैं। अब आप पूछोगे न्यूटन का गति विषयक नियम है क्या, तो दोस्तों इसका एक अलग से चैप्टर ही है, वो आगे आपको पढ़ाया जाएगा। बस आप यहां पर इतना ही समझ लीजिए कि जड़त्वीय निर्देश फ्रेम किसे कहते हैं
अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं समझाता हूं आपको जड़त्वीय निर्देश फ्रेम किसे कहते हैं। वह निर्देश फ्रेम या वह निर्देश यंत्र जो न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन करता है उसे जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहते हैं, और अजड़त्वीय निर्देश उसी का विपरीत हो जाएगा। कहने का मतलब ये पालन करता है, ये पालन नहीं करेगा। सुन लीजिए इसका भी डिफिनीशन। तो इसका डिफिनीशन यह हो जाएगा दोस्तों, वह निर्देश फ्रेम या वो निर्देश यंत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वह निर्देश फ्रेम जो न्यूटन के गति विषयक नियम का पालन नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको निर्देश फ्रेम अच्छी तरीके से समझ में आ गया है और आपने यहां तक लिख भी लिया। ठीक है, अब अगला आपका स्केच है वस्तु बिंदु। ठीक है, या बिंदु वस्तु पर। अब आगे स्केल लिख सकते हैं, इसको बिंदु वस्तु पर विचार भी लिख सकते हैं या बिंदु वस्तु का विचार भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ आप डालिएगा स्केच यहां पर बिंदु वस्तु। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, वस्तु को ऑब्जेक्ट बोलते हैं और बिंदु को पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश अपने से भी बना सकते हो आप। देखिए दोस्तों इसके डिफिनीशन को, यदि गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वस्तु के आकार की तुलना में बहुत अधिक हो तो उस बिंदु को, देखिए दोस्तों, हो तो वस्तु को बिंदु वस्तु मान लिया जाता है। अभी तक आप समझे नहीं होंगे यह डिफिनीशन। चलिए मैं समझाता हूं। देखिए बोला क्या है, यदि गतिमान वस्तु द्वारा, तो चलिए मान लेता हूं यहां देखिए एक स्टेशन है ये। ठीक है, और दूसरा स्टेशन यहां पर है। अब इसके बीच में कोई रेलगाड़ी है। ठीक है, अब ये मान लेते हैं रेलगाड़ी, सपोज दैट छोटा रेलगाड़ी बनाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये रेलगाड़ी है। अब इसके बीच में जो ये रेलगाड़ी मैंने बना दिया है, समझाने के लिए बनाया। ठीक है, मेरा आर्ट बहुत अच्छा है नहीं। तो देखिए यदि गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वस्तु के आकार की तुलना में बहुत अधिक हो तो चलिए दोस्तों ये पहला स्टेशन है, ये दूसरा स्टेशन है। अब इसके बीच में रेलगाड़ी द्वारा जो तय की गई दूरी होती है वह क्या हो, बहुत अधिक हो। ठीक है, क्या होना चाहिए दोस्तों, बहुत अधिक हो तो उस वस्तु को बिंदु वस्तु मान लिया जाता है। यानी ट्रेन को ही हम क्या मान लेंगे, बिंदु वस्तु मान लेंगे। ठीक है, नहीं समझे, फिर से समझो। जैसे ये दो स्टेशन हो गया। ठीक है, अब ट्रेन यहां से चला होगा तो जब चल के यहां से दूसरे स्टेशन तक पहुंचेगा तो यहां से यहां तक दूरी मान लीजिए आपका कितना है दोस्तों, कितना है, 5 किलोमीटर। ठीक है, ये कितना है, ये पहले स्टेशन से लेकर दूसरे स्टेशन के बीच की दूरी कुल कितनी है, 5 किलोमीटर है। अब ट्रेन लगभग आपका होगा तो 500 मीटर लंबा होगा, अगर होगा इतना लंबा तो 500 मीटर लंबा और 500 मीटर तो काफी ज्यादा लंबा हो जा रहा है। तो अधिक दूरी, यहां देखिए, यदि गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बहुत वस्तु के आकार की तुलना में बहुत अधिक हो, तो यहां से देखिए कितना, बहुत ज्यादा अधिक है। ये 500 ही मीटर है, ये 4.5 किलोमीटर उससे ज्यादा हो, तब ज्यादा जब है तो इसी ट्रेन को हम क्या मान लेंगे, वस्तु बिंदु मान लेंगे। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर यहां नहीं समझे दूसरे एग्जांपल से आप समझ जाओगे। जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हो। ठीक है, ये मान लीजिए आपका स्टेडियम है, यहां पर आपका पिच है। ठीक है, यहां पर आपका क्या है, पिच है। अब आप क्या करोगे, देखो यहां अगर गेंद खेलते हो तो गेंद को अगर हम गति देंगे, बैटिंग करेंगे तो गति देंगे तो जो होगा, देखिए क्या होगा, गति दूरी, यहां देखिए फिर से, यदि गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तो यानी जो गेंद होगा वो तय करेगी जो दूरी, तो हम क्या करेंगे, वस्तु के आकार की तुलना में बहुत अधिक होता है। अगर मान लीजिए हम गेंद को मारेंगे, उसको मारेंगे तो बहुत दूर तक जाएगा, तो दूर तक जाएगा तो मान लीजिए यहां से, यहां गेंद यहां से मारा गया, यहां तक गया है। जब यहां तक गया है तो वह गेंद तो बहुत छोटा सा ही होना होगा, तो इसी के बीच की जो तय की दूरी हो बहुत अधिक हो तो जो गेंद होगा इसी को हम क्या मान लेंगे, वस्तु बिंदु मान लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों, वस्तु बिंदु है क्या, अगर कोई वस्तु जो तय की गई दूरी है जिससे तय किया जा रहा है, जैसे रेलगाड़ी से किया जाए तो रेलगाड़ी को वस्तु बिंदु मानेंगे, गेंद है तो गेंद को वस्तु बिंदु मान लेंगे। समझ में आ रहा ना, लेकिन क्या हो, वह क्या होना चाहिए, उससे बहुत छोटा होना चाहिए जो वस्तु बिंदु हो। ठीक है, अब यहां तक तो आपका क्लियर हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप बिंदु वस्तु भी समझ चुके हैं, जब
वस्तु भी समझ चुके हैं, निर्देश फ्रेम भी, और रिजरेखी पथ पर गति का डिफिनीशन सब आपने अच्छे समझ लिया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप इसको लिखना चाहते हैं तो अच्छे से आप लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं दोस्तों, विमीय के आधार पर रिजरेखी के गति के प्रकार। ठीक है, इसके हम प्रकारों को अब समझ लेते हैं कि गति के कितने प्रकार होते हैं। तो बता दूं पहले इसमें दोस्तों 3 प्रकार का होता है दोस्तों, एक विमीय, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति होता है। तो चलिए इसको विस्तार से हम आगे पढ़ लेते हैं। एक विमीय गति किसे कहते हैं, द्विविमीय गति किसे कहते हैं और त्रिविमीय गति किसे कहते हैं। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहो। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चलिए अगले स्केच को हम यहां पर बताते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, विमीय आधार पर गति के प्रकार। ठीक है, विमीय आधार पर गति के प्रकार, तो यह 3 प्रकार का होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक विमीय गति, द्विविमीय गति एंड त्रिविमीय गति। तो इसमें आपको 3 विमीय गति पढ़ना है। तो पहले आप देख लीजिए एक विमीय गति, 1 डायमेंशनल मोशन। तो पहले इसके डिफिनीशन को समझ लेते हैं दोस्तों। इसका डिफिनीशन है, जब किसी कण या वस्तु की गति एक सरल रेखा के अनुदिश हो रही है तो इस प्रकार की गति को एक विमीय गति कहते हैं, या इसको कह सकते हैं सरल रेखीय गति भी कहते हैं। इसे सरल रेखीय, यहाँ पे यह कर दीजिएगा, गति भी कहते हैं। ठीक है, एक विमीय गति को सरल रेखीय गति भी कहते हैं। तो डिफिनीशन को फिर से समझिए दोस्तों, इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको। देखिए, जब किसी कण या वस्तु की गति एक सरल रेखा के अनुदिश हो रही है तो इस प्रकार की गति को एक विमीय गति कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए दोस्तों, ठीक है, ये आपका मान लीजिए एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ठीक है, और यहां से मैं मान लेता हूं ये क्या, जेड है। अगला अक्ष क्या मान लेता हूं मैं, जेड अक्ष है। यहां पर आपका है क्या, मूल बिंदु। तो इस परिभाषा से यह अभिप्राय है कि एक्स अक्ष या तो एक्स अक्ष या तो वाई अक्ष या तो जेड जो वस्तु है इनके अनुदिश क्या करेगी, गति करेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, जैसे सीधी रोड पर वाहन की गति या ऊपर की ओर उछाली गई गेंद। ठीक है, तो जिस तरफ हम इसको गति प्रदान करेंगे उधर ही गति करेगी। एक क्या, सीधी रेखा में अगर मैं गेंद को सीधा उछाला हूं, जिस दिशा में उछालूंगा वो सीधे ही जाएगी। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, एक विमीय गति या सरल रेखीय गति कह सकते हैं। तो दोस्तों, जब किसी कण या वस्तु की गति एक सरल रेखा के अनुदिश हो रही है, यानी उसके तरह हो रही है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हो रही है, तो इस प्रकार की गति को एक विमीय गति कहते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जो वस्तु है या कण, ठीक है, या तो एक्स अक्ष पे हो या तो वाई अक्ष के अनुदिश हो या तो जेड अक्ष के, देखिए, या तो एक्स अक्ष के अनुदिश हो या तो जेड अक्ष के अनुदिश हो या तो वाई अक्ष के अनुदिश होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, सरल रेखीय गति कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, सीधी रोड पर वाहन की गति, ऊपर की ओर उछाली गई गेंद, यह क्या हो गया, एक विमीय गति हो गया। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, द्विविमीय गति। अब देखिए दोस्तों, द्विविमीय गति, 2 डायमेंशनल, यहां पे दोस्तों मोशन कर दीजिएगा, मैंने मेथड लिखा है, यहां पे मोशन कर दीजिए। ठीक है, मोशन हो जाएगा दोस्तों 2 डायमेंशनल मोशन। देखिए, अब द्विविमीय गति किसे कहते हैं, जब कोई कण या वस्तु किसी तल में गति करती है, अर्थात वस्तु की स्थिति 2 अक्षों के निर्देशांकों में परिवर्तित हो रहा हो, तो वस्तु की गति को द्विविमीय गति कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, इसकी जो स्थिति में गति हो रही है दोस्तों, देखिए, अर्थात वस्तु की स्थिति 2 अक्षों के निर्देशांकों में। ठीक है, देखिए पहले, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे अक्ष बना लीजिए, ये आपका हो जाएगा एक्स अक्ष, ये हो जाएगा वाई अक्ष, और यहाँ पर आपका मान लेते हैं क्या हो गया दोस्तों, जेड अक्ष। ठीक है, अब मैंने एग्जांपल लिया, ऊर्ध्वाधर दिशा में किसी कोण पर बल की गति। मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब ये फुटबॉल को मारता है, यहाँ फुटबॉल एक बॉल है, पैर से इसको मारता है तो ये उछलेगा, फिर जाएगा,
फिर जाएगा, ऐसे किसी भी दिशा में ये क्या होगा, आ सकता है फुटबॉल, ठीक है। अब कहीं इधर लौट सकता है या इधर लौट सकता है, तो यहाँ जब लौटेगा तो यहाँ पर एक कोण बनेगा, ठीक है। तो अब समझिए दोस्तों, ये फुटबॉल को मारा है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, तो फुटबॉल उछल के जाएगा ऊपर, अब गिरेगा ही, जरूरी नहीं फुटबॉल सीधा ही जाएगा। अब ये क्या होगा दोस्तों, किसी के अनुदिश गिरेगा, जब अनुदिश गिरेगा यह क्या होगा दोस्तों, बोला है कि दो अक्षों के निर्देशांकों में, तो दो अक्षों का मतलब या तो ये एक्स या जेड के अनुदिश हो सकता है, या एक्स वाई के अनुदिश हो सकता है, या जेड वाई के अनुदिश हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब इससे यह अभिप्राय निकल रहा है कि कण या जो वस्तु है इसकी जो क्या होगी, गति होगी, या तो ये दो अक्षों के अनुदिश हो सकता है, इससे या एक्स जेड के अनुदिश हो सकता है, एक्स जेड के अनुदिश हो सकता है, या जेड वाई के अनुदिश हो सकता है, या वाई जे एक्स के अनुदिश हो सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से को कह सकते हैं, इस प्रकार के गति को हम कह सकते हैं कि यह कैसा गति है दोस्तों, द्विविमीय गति है, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों। अगर हम पैर से गेंद को मार रहे हैं यहाँ पे, तो गेंद क्या होगा दोस्तों, किसी भी दिशा में गिर सकता है, लेकिन जब यह गिरेगा तो यह क्या होगा, द्विविमीय गति करेगा। देखिए एक विमी यहाँ पे देखिए, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष में उछाल मारकर फिर कहाँ आ रहा है, एक्स अक्ष में, तो ये क्या हो जाएगा, द्विविमीय गति हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको द्विविमीय गति अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। और डिफिनीशन मैंने भी बहुत आसान तरीके से लिखा है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं, त्रिविमीय गति। अब देखिए दोस्तों, त्रिविमीय गति, इसको हम 3D मोशन भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं, 3D मोशन भी बोलते हैं। त्रिविमीय गति, जब कोई कण या वस्तु ऐसी गति कर रही हो कि निर्देश यंत्र के तीनों निर्देशांकों में समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो, तो इस प्रकार की गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। जैसे मैंने लिया गैस के अणुओं की स्वैच्छिक गति, एक समझिए दोस्तों, जैसे ही आपका हो गया एक्स अक्ष, यहाँ पे होता है जेड, और ये हो गया आपका वाई अक्ष। मैंने 3 अक्ष यहाँ पर बना दिए। बोला है जब कोई कण या वस्तु ऐसी गति कर रही हो कि निर्देश यंत्र के तीनों निर्देशांकों में समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो, तो इस प्रकार की गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। तो इससे यह अभिप्राय है कि दोस्तों कोई कण या वस्तु समय के साथ जब परिवर्तन हो रहा है, किसी वस्तु के गति में जब समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो क्या है दोस्तों, उसका त्रिविमीय गति होगा। इसे मान लीजिए गैस का सिलेंडर है, ठीक है, यहाँ मैंने एग्जांपल माना है गैस के अणुओं की स्वैच्छिक गति। अब जब गैस का अणु होगा, कभी इधर गति करेगा, फिर इधर चला जाएगा, फिर इधर चला जाएगा, तो गैस के अणुओं की जो गति होगी वह त्रिविमीय गति होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं गैस के जो कण होंगे यहाँ त्रिविमीय गति कह सकते हैं। तो एक्स वाई जेड या वाई जेड एक्स या जेड एक्स वाई, इसका जो गति होगा दोस्तों गैस के अणुओं का, वह त्रिविमीय गति कहा जाएगा, क्योंकि इसके जो गति होंगे समय के साथ क्या होते रहेंगे, परिवर्तित तो होते रहेंगे। कभी एक्स जेड वाई की तरफ जाएगा, कभी जेड वाई जेड एक्स की तरफ आएगा, कभी जेड वाई एक्स की तरफ आएगा। इस प्रकार से गैस के अणुओं की गति होती रहेगी, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको त्रिविमीय गति भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं, एक समान गति और असमान गति, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो में जरूर बने रहें आप, और नोट्स आप जरूर बनाइएगा। नोट्स नहीं बनाए हो तो बाद में बहुत पछताओगे, ठीक है, नोट्स आप बना लो। अब देखिए दोस्तों, एक समान गति और असमान गति, दोनों डिफिनेशनों को देख लीजिए दोस्तों। बहुत सिंपल से मैंने डिफिनेशन लिखा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। एक समान गति को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, और असमान गति को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले हम यूनिफॉर्म मोशन के डिफिनीशन को समझ लेते हैं, यानी एक समान गति के डिफिनीशन को, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन होता है, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करे तो उसे एक समान गति कहते हैं। ध्यान दीजिए, समान समय अंतराल, जैसे देखिए दोस्तों, मान लीजिए यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक, ये मान लीजिए यहाँ पे 3 कंसेप्ट मैंने बना दिया।
मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मैंने यहाँ पे तय किया दोस्तों, 20 मीटर की, ठीक है। 20 मीटर की दूरी 1 सेकेंड में तय किया, ठीक है। फिर 1 सेकेंड यहाँ भी दूरी है, 1 सेकेंड, तो 20 दूना कितना हो जाएगा, अब यहाँ से फिर तय करेगा वस्तु तो 40 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 40 मीटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर फिर 1 सेकेंड समय लेगा तो पूरी समान चाल से जा रही है तो कहाँ तक जाएगी, 60 मीटर जाएगी 3 सेकेंड में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 मीटर। समझ में आ रहा है? चलिए देखिए अब समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। देखिए एक समान गति, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल का मतलब जो समय का अंतर हो वो समान हो। जैसे देखिए 1 सेकेंड यहाँ भी, 1 सेकेंड यहाँ भी, 1 सेकेंड मैंने यहाँ भी लिया है, ठीक है। अब बोल रहा है मैं समान दूरी तय करें। समान दूरी मतलब 1 सेकेंड में जब 20 मीटर जा रहा है तो दूसरे भी सेकेंड में तो 20 मीटर जाएगा, तो 20 इधर 20 इधर, यहां तक कितना हो जाएगा, 40 मीटर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों फिर तीसरे सेकंड में भी 20 मीटर जाएगा तो 40 20 प्लस, क्या प्लस में हो जाएगा, नहीं 60 हो जाएगा। अगर शुरू से लेंगे तो 3 सेकंड तक कितना जाएगा, 60 मीटर, ठीक है। तो वो समान दूरी तय कर रहा है। देखिए अगर 1 सेकंड में 20 मीटर जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि 2 सेकंड में 40 मीटर जाएगा, समान चाल से जाएगा तो, और तीसरे सेकंड में दोस्तों 60 मीटर जाएगा जब समान चाल से जाएगा तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक समान गति। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आप समझ चुके हो एक समान गति। अब चलिए दोस्तों समझ लीजिए असमान गति, उसी का विपरीत है। ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरी तय करे तो उसे असमान गति कहते हैं। अब यहां पर समझिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे आप देखिए दूरी क्या है, भिन्न भिन्न तय करेगी। मान लीजिए यहां पर क्या है, 1 सेकेंड समय, फिर मैंने यहां पर लिया फिर 1 सेकेंड, समय वही रहेगा, समय अंतराल समान रहेगा। यहां भी मैंने समय अंतराल 1 ही सेकेंड लिया। अब कोई वस्तु जब यहां से यहां तक गति करेगी तो कितने मीटर जा रही है, 20 मीटर। फिर मैंने मान लिया यहां से यहां तक कितनी मीटर जा रही है, 20 मीटर। लेकिन जब दूसरे सेकंड में पहुंचेगी यहां से यहां तक, रफ्तार देखा यहां से चाल, तो कितना हो गया दोस्तों, यहां से ये चल दिया है 45 मीटर, ठीक है। कितना चल लिया, 45 मीटर। अब दोस्तों देखिए यहां से जब जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, अब मान लीजिए ये कितना चल गया, यहां से मान लेते हैं यहां पे 70 मीटर चल गया, ठीक है। तो देखिए इसका जो चाल है असमान है, ठीक है। प्रति सेकेंड इसका चाल बदल रहा है। पहले सेकेंड में 20 मीटर जा रहा है तो दूसरे में 45 मीटर जा रहा है। 45 मीटर बोले तो ये 5 मीटर फिर प्लस जा रहा है। फिर तीसरे मीटर में 70 हो रहा है, 60 की जगह 70 हो जा रहा है। अगर 20 देखिए समान चाल चल रहा था, 20-20 का अंतर आया, यानी प्रति सेकेंड वो उतने ही समान चाल चल रहा है तो उतनी ही दूरी तय करेगा। लेकिन इसमें जो दूरियां हो रही हैं चेंज हो रही हैं, यानी जो वस्तु जा रही है उसका स्पीड थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, प्रति सेकंड उसका स्पीड बढ़ रहा है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, असमान चाल हो जाएगा। लेकिन अगर समान चाल से चलेंगे तो क्या होगा दोस्तों, उसमें प्रति सेकंड जो दूरी तय करेगा वो समान दूरी तय करेगा, असमान चाल में जो दूरी तय होगी वो भिन्न भिन्न होगी, ठीक है। लेकिन समय वही रहेगा। समय का मतलब जैसे 1 सेकेंड में हम 5 कदम चल रहे हैं तो अगले सेकंड अगर मैं 10 कदम चल दूं तो दूरी क्या है, समान है। जैसे 5 सेकेंड फिर दूसरे सेकंड में 10 पहुंचा तो प्रति सेकंड अगर निकाला जाए तो मैं 5 ही कदम चल रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं 1 सेकेंड में 5 कदम फिर दूसरा सेकंड जैसे आ रहा है मैं 13 कदम पहुंच गया, तो यानी मेरा चाल जो हो गया वो दूसरे सेकंड में कुछ बदल गया, ठीक है। बदल गया तो वहां पे कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 13 आ रहा है, यानी 3 कदम जो है मेरे प्लस जा रहे हैं। अगर 2 सेकंड तक लेता तो 5-5 10 होता, लेकिन 3 कदम मेरे क्या हो गए, चाल स्पीड हो गए, ठीक है। तो इसी को हम असमान चाल बोलेंगे जब उसका क्या हो, समय अंतराल के साथ उसके गति में क्या हो, परिवर्तन हो जाए तो वह असमान चाल हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समान चाल और असमान चाल दोनों समझ में आ गए। तो चलिए इसके बाद हम पढ़ लेते हैं चाल और वेग, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए चाल और वेग को हम यहां पर बताते हैं आपको। अब देखिए दोस्तों, चाल को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड, ठीक है। चलिए देख लेते हैं चाल किसे कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं।
देखिए अगर डिफिनीशन आपको ना याद हो तो देखिए आपको मैं बताता हूँ याद करना परिभाषा। देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो अब हमें चाल निकालना है तो डिफिनीशन कैसे याद करना है ध्यान दीजिए। किसी वस्तु, तो चाल कौन चलेगा, कोई वस्तु ही नहीं चलेगा, तो किसी वस्तु या पिंड लिख देंगे तब भी सही है। तो किसी वस्तु द्वारा एकांग, जो बट्टा है इसका मतलब होता है एकांग, ठीक है। फार्मूला आपको याद है तो डिफिनीशन बनाना एकदम आसान है। मैं आपको बता रहा हूँ डिफिनीशन कैसे बनाया जाता है, ध्यान दीजिए। जैसे हमें चाल निकालना है, चाल कौन चलेगा, कोई वस्तु चलेगा, ठीक है। तो वस्तु मान लीजिए कि किसी वस्तु द्वारा, ये जो बट्टा लगा है यहाँ पे इसको मान लीजिए एकांग, ठीक है। एकांग समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांग यानी बटा लगाते यानी इसको एकांग बोलेंगे, द्वारा एकांग समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। या तो कह सकते हैं चाल जो होता है वह दूरी तथा समय का अनुपात होता है। आप ऐसे भी डिफिनीशन बना सकते हैं, कोई नहीं काट सकता। जो चाल होता है दोस्तों वो दूरी तथा समय का क्या होता है, अनुपात होता है। तो चाल को हम 20 यहाँ से वेग कर देंगे और दूरी यहाँ पे s लिख देंगे, समय को हम t, तो v बराबर s/t निकलेगा। इसका मात्रक होता है चाल का मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर दीजिएगा मीटर प्रति सेकेंड। ये दो प्रकार का होता है। अब चाल दो प्रकार का होता है, पहला आपको पढ़ना है औसत चाल, दूसरा पढ़ना है तात्क्षणिक चाल, ठीक है। तो चलिए पहले हम औसत चाल को देख लेते हैं, एवरेज स्पीड को। किसी वस्तु के द्वारा चली गई कुल दूरियों का योग तथा कुल समय अंतरालों के योग के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। जैसे हमें पूछ लिया जाए कि कितना दूरी तक गया, हमें अगर एवरेज निकालना हो तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना समय लगा है उससे और जितने दूरी गए हैं उसको आप जोड़ लीजिएगा। दूरियों को ऊपर जोड़िए और नीचे समय को जोड़िए, ठीक है। उसके बाद भाग कर दीजिए तो औसत चाल आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो औसत चाल बराबर औसत दूरी बटे औसत समय या कुल दूरी बटे कुल समय लिख सकते हैं। तो ये जो यहाँ देखिए वार, वी के ऊपर क्या लग गया है, बार, इसको हम बोलते हैं क्या, बार, ठीक है। इसको हम बार बोलते हैं। तो v जो है, इसको v के ऊपर जो डैश लगा है इसको हम बोलते हैं वार। तो इसको पढ़ सकते हैं v बार बराबर डेल्टा s अपान डेल्टा t निकलेगा, ठीक है। क्योंकि s1 प्लस s2 प्लस s3 ऐसे डाट डाट इसको जोड़ोगे तो इसको डायरेक्ट मैंने डेल्टा s लिख दिया है, और इसको t1 प्लस t2 प्लस t3 आप करोगे तो इसको भी मैंने जोड़कर क्या लिख दिया, डेल्टा t लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ये निकलेगा। क्लियर हो गया। अब समझ लीजिए तात्क्षणिक चाल, ठीक है, तात्क्षणिक चाल। तो दोस्तों तात्क्षणिक चाल किसे कहते हैं, देखिए एक समान गति में जहां वस्तु की चाल परिवर्ती हो, वस्तु की किसी क्षण विशेष पर चाल उसकी तात्क्षणिक चाल कहलाती है। यानी इसका हम अवकलन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो v बराबर लिमिट डेल्टा टेन टू 0 डेल्टा s अपान डेल्टा t कैप करेंगे तो यहाँ निकलेगा ds अपान dt। और जो ds अपान t इसका मतलब यह निकल रहा है यश का t के सापेक्ष अवकलन गुणांक है, ठीक है। यानी जो s है वह t के सापेक्ष अवकलन गुणांक है। तो क्लियर हो गया दोस्तों। यहां पर आपका निकल गया है दोस्तों क्या, तात्क्षणिक चाल। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, वेग। वेग में भी आपको वही पढ़ना होगा। यहाँ जैसे औसत चाल पढ़े हैं तो उसमें आप औसत वेग पढ़ेंगे, यहाँ पे तात्क्षणिक चाल पढ़े हैं तो वहाँ पे तात्क्षणिक वेग पढ़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो बने रहे वीडियो में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं, वेग। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है आपका वेग, वेलोसिटी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी। चलिए वेग की परिभाषा को हम ध्यान दे लेते हैं दोस्तों। मैंने बहुत सिंपल सा परिभाषा बनाया वेग का, तो ध्यान दीजिए। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। देखिए दोस्तों जो इसका सूत्र होता है इसी से आप डिफिनीशन को बनाया करो, ठीक है। एकांक का मतलब यहाँ पे जो बटा लगा है बेटा लगा दीजिए। एकांक समय में हुए विस्थापन को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अब वेग या चाल जो विकसित, यहाँ पे देखिए दोस्तों जो चाल चली जाएगी यानी वेलोसिटी जो होगी, यानी वे जो वेग होगी वस्तु किसी वस्तु में होगी, तो शुरू में आप लगा दिया करें किसी वस्तु द्वारा
एकांक समय में हुए विस्थापन को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। फार्मूला आपका सेम निकलेगा, v बराबर s बाई टी, इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए ये भी दो प्रकार का होगा, पहला औसत वेग, दूसरा तात्क्षणिक वेग। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं औसत वेग को। औसत वेग है किसी निश्चित समय अंतराल यानी डेल्टा टी में हुए कुल विस्थापन डेल्टा एस का समय अंतराल डेल्टा टी के साथ अनुपात वस्तु का औसत वेग कहलाता है। आप इस तरीके से लिख सकते थे औसत वेग का परिभाषा, या आप लिख सकते थे किसी निश्चित समय अंतराल जो दिया है यानी t1 प्लस t2 प्लस 3, यानी जो इसका विस्थापन हुआ है इसका कुल योग और बटे समय में का कुल योग, जो समय अंतराल का कुल योग वो क्या कहलाएगा आपका दोस्तों, औसत वेग कहलाता है। जिस तरीके से आपने औसत चाल का डिफिनीशन बनाया है उसी तरीके से आपको करना क्या, औसत वेग का भी डिफिनीशन अगर चाहो तो बना सकते हो, या तो यही आप लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ v वेक्टर, इसको देखिए जो तीर दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन डेल्टा टी के जब सामने लगेगा तो यहाँ इसको हम 10-2 बोलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 10-2 बोला जाएगा और ऊपर लग जाएगा तो वेक्टर बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ v वेक्टर बराबर डेल्टा एस वेक्टर अपान डेल्टा टी निकल जाएगा। अब हम तात्क्षणिक वेग देखेंगे तो तात्क्षणिक वेग का परिभाषा होगा किसी क्षण यानी डेल्टा टी 10 to 0, देखिए यहाँ पे जो एरो दिख रहा है इसको हम 10-2 पढ़ेंगे और जब ऊपर लगेगा तो उसको वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेल्टा टी 10 to 0 पर किसी गतिमान वस्तु का वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तो डेल्टा जब 10 to 0 होगा तो उस पर जो गतिमान वस्तु होगा उसका वेग, उसी को वेग को हम क्या कहेंगे, तात्क्षणिक वेग कहेंगे। ठीक है, जब समय उसका क्या हो, नगण्य हो, तब हम वहां पे तात्क्षणिक वेग कहेंगे। तो यहां से हम v वेक्टर बराबर लिमिट डेल्टा टी 10 to 0 लेते हैं तो यहाँ पे डेल्टा एस वेक्टर अपान डेल्टा टी निकलेगा। तो यहाँ से जब इसका अवकलन गुणांक निकालेंगे यस के सापेक्ष टी का तो डेल्टा एस वेक्टर अपान डेल्टा टी निकलेगा। सेम चाल की तरह है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस आपको यहाँ पे वेक्टर लगा देना था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा यह वीडियो आपको, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है। तो इधर उधर कहीं भटकिए मत, इस चैनल से जुड़ जाइए और इसका पूरा लाभ उठाइए। ठीक है, और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप जाकर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपके पर्सनल क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में यानी पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।